सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग अगेन। मैं रोहित आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए चैप्टर में। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन टैगिंग का कल क्वेश्चन प्लस इसका चैप्टर एनालिसिस कर लिया था और आज बारी है जिस तरीके से टेंस को आपने प्यार दिया उसी तरीके से वॉइस को आइए मिल करके ईजी करते हैं। एक इतना बड़ा चैप्टर मीन्स हर एग्जाम में इसका अलग वेटेज है। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो भाई तो ये चैप्टर बन करके आ जाता है और खुला चेतावनी देता है मैं वॉइस का क्वेश्चन हूं, मुझे सॉल्व करके दिखाओ। और सिमिलरली अगर बात करोगे बैंक एग्जाम्स में तो हाईएस्ट ग्रेड के एरर के क्वेश्चन क्रिएट किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉइस। तो आइए आगाज करते हैं। इसका भी फ्रैक्शन में होगा लेकिन टेंस के जितना फ्रैक्शन नहीं होगा। मैक्स टू मैक्स 4 वीडियोस में इस पूरे वॉइस को मैं एंड कर दूंगा इंक्लूडिंग विथ द एमसीक्यूज। तो आइए आज बारी है इसके बेसिक को समझने का, इसके अंदर फॉर्मेशन क्या होता है, वॉइसेस के किस किस कैटेगरी में सेग्रीगेट होता है एंड ऑल दैट एवरीथिंग। ठीक है, तो आइए आगाज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, सारी बातों को हम लोग समझते हैं। तो ये रहा वो चैप्टर जिसके बारे में अभी आपसे चर्चा कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है वॉइस। ठीक है, वॉइस मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वही और कुछ नहीं। बस इसमें से बहुत सारे जो रूल्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या। तो यहाँ लिखा हुआ काइंड्स ऑफ वॉइस। तो बेसिकली इसके दो काइंड होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पेसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पेसिव वॉइस। दो तरीके के वॉइस होते हैं। और सर वॉइस बेसिकली जो है ये दो कैटेगरी में अगर होता है तो हम और आप जो बातें करते हैं क्या दोनों वॉइसेस में बात करते हैं? वॉइस मतलब क्या, एक लड़का का आवाज़ एक लड़की का आवाज़? नहीं भाई, बोलने का जो लहजा है वो होता है एक पेसिव, एक होता है एक्टिव। अगर मैं ग्रामेटिकल बोलूँ तो बाबू इस वाले सेंटेंस पे ये जो आपका लाइन है ना ये जो लाइन आपको दिख रहा है इसमें बेसिकली डूअर को दिखाया जाता है जो एक्शन को रिसीव करता है। और ये एक नॉर्मल सेंटेंस होता है जो हम और आप बातें करते हैं। यही फ़र्क है, कोई मेजर फ़र्क नहीं है। मेजर फ़र्क अगर बोलोगे भी तो यही बोलोगे कि सर पेसिव में डूअर को दिखाया जाता है, एक्शन को रिसीव होता हुआ दिखाया जाता है। सिमिलरली एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को होता हुआ दिखाया जाता है और कोई फ़र्क नहीं है। मैंने ग्रामेटिकली और एक नॉर्मल भाषा में आपको समझा दिया। आइए स्टार्ट करते हैं कि सर एक्टिव में और पेसिव में क्या फ़र्क होता है। तो हम और आप जो बातें करते हैं एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में बातें करते हैं। किस स्ट्रक्चर में बात करते हैं बाबू? तो हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फ्रेम में। सर यही 3 शब्द मिला करके तो एक सेंटेंस बनता है, तो फिर पेसिव कैसे बनेगा? बच्चे इसी का उल्टा फ्रेमिंग करेंगे। उल्टा इन द सेंस ऑब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट से शुरू होगा, वर्ब लगेगा और उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। अच्छा सर इस तरीके से तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं। आज देख लो, आज देख लो, ये जो मैंने लिखा है ये बिल्कुल ही सही है और ये किस तरीके से यूज़ होता है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। जस्ट मैं ये सारी बातें अभी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या होता है। ठीक है, देखो एक्चुअली में कि ये जो फ्रेमिंग है ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट ये भी बाद में पलटेगा। तो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर से अगर मैं बातें करूं तो क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ठीक। तो देखो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये किस तरीके से बात करेगा ये मैंने अभी आपको बताया। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं ये तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ये एक्टिव कहलाएगा। इसी को अगर उल्टा करके बोलोगे ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट तो ये क्या कहलाएगा? पेसिव कहलाएगा। अब इसको अगर और मैं डिटेल में काम करूं तो देखो बच्चे वही लाइन मैंने यहाँ लिख रखा है जो मैंने अभी आपको बताया। और नोट देखो क्या है कि एक्टिव वॉइस में देखो सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर पेसिव वॉइस की बात करोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा। लेकिन साहब एक सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू कैसे हो सकता है? यही बात तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से शुरू हो नहीं सकता है। लेकिन पेसिव का स्ट्रक्चर यही होता है कि एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है वो इधर आ जाएगा और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो उधर चला जाएगा
और वर्ब जो है ये यहाँ पर रहेगा। लेकिन जो बदलाव होता है वो तो मैं आगे बताऊंगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि एक्टिव का फॉर्मूला होता है SVO और पैसिव का फॉर्मूला होता है OVS। इतना समझ के रखो, OVS ये पैसिव का फॉर्मूला है और SVO आपका एक्टिव का फॉर्मूला है। अब हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू थोड़ी होते हैं, फिर उसको बदलना पड़ेगा। चलिए, तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को सीखते हैं बच्चे। यहाँ जो मैंने लिखा है उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। अच्छा, यही लाइन तो मैंने अभी लिखा था ना, OVS। अब इस OVS को आगे किस तरीके से बोल सकते हो ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो बाबू, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट ये आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। चलो, अब इसको अगर मैं आगे आपको बताऊं कि फर्दर अगर मैं इसको एक पैसिव का स्ट्रक्चर पे ढालूं तो पता है बच्चे इसका क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस हिसाब से, बिल्कुल सही थे आप लोग। एक सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू नहीं हो सकता। एक सेंटेंस को शुरू होने के लिए कम से कम सब्जेक्ट का शुरू में होना तो मैंडेटरी है ही, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ, मैं पानी पी लेता हूँ सर। हाँ, तो एक सेंटेंस को शुरू होने के लिए कम से कम सब्जेक्ट तो बाहर होगा ही होगा। तो देखो, बाहर करो इसको, और अगर बाहर करोगे तो देखो बच्चे किस तरीके से आपका काम करेगा। ये ऑब्जेक्ट को अब आपको सब्जेक्ट मान लेना है, ये ऑब्जेक्ट को क्या मान लेना है, सब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट एक्टिव का होगा उसको क्या मान लेना है, ऑब्जेक्ट। बेसिक समरी समझ में आया। ऑब्जेक्ट विल फंक्शन लाइक सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट विल फंक्शन लाइक एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया। अगर ये बातें हो गई तो बच्चा वर्ब भी बदलेगा। वर्ब कभी भी अकेले नहीं आएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब होगा ही होगा। खुट्टा बांट लो। मैंने क्या बोला था, वन शॉर्ट वीडियो में मैं कम से कम हजारों क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा सकता हूँ वॉइस का, बट थोड़ा सा भी 1 से 2 घंटा टाइम दो, ठीक है। मैंने बोला कि पैसिव वॉइस बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आ सकता, पहला बात। दूसरा, पैसिव वॉइस में सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ब यूज हो सकता है जिसका नाम है भी3। कुल मिला के 5 वर्ब होते हैं। हर समय में जो है वर्ब वो बदल जाता है, लेकिन बच्चे पैसिव में सिर्फ एक ही वर्ब यूज होगा जिसका नाम है भी3। सिर्फ भी3। ऐसा इसलिए कि हेल्पिंग वर्ब से ही सारा कुछ पता चल जाता है। वर्ब यहाँ पे स्टैटिक हो जाता है जो कि फिक्स होता है, आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब बदलेगा, भी3 कभी नहीं बदलेगा। जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं सभी के साथ भी3 लगा देना। समझ में आ गया। अब जब इतने काम कर लोगे फिर आपको ऑब्जेक्ट के पहले एक प्रेपो लगाना पड़ेगा और उस प्रेपोजिशन का नाम है बाय। सेंटेंस बाय से ही पता चलता है कि सेंटेंस में डूअर है, कोई एक्शन को कर रहा है। अंडरस्टूड। तो आइए जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई फिर से बताता हूँ कि सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। वर्ब इसमें मात्र भी3 होगा और वर्ब कभी अकेला नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट हमेशा किसके साथ आएगा, बाय के साथ आएगा। यही वो फॉर्मूला है बच्चे जो आपका पैसिव बनाता है। यही वो स्ट्रक्चर है जिससे पैसिव बनता है। गट्ठे बांध लो। जैसे मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा था, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था एक्टिव का, बच्चे यही लिख देता हूँ। एक्टिव का बताया था SVO, और इसके बाद मैंने आपको बताया था इसका जो पैसिव का फॉर्मूला होता है वो होता है OVS। पैसिव का फॉर्मूला होता है OVS। अब इसका जो मैंने एग्जाम्पल रखा है उसी से समझिएगा। जैसे बच्चे इतना छांटना तो आता होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको नॉन में सिखाया हुआ है। राम यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज राइटिंग वर्ब है, दिख रहा ना सारा। उसके बाद अ लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। और अगर इतना छांट लिया तो मैंने क्या बोला था कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव के फर्स्ट में आ जाएगा, एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव के लास्ट में चला जाएगा।
देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है पहले स्थान पे, तो ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, पहले स्थान पे। ठीक है, वर्ब यहीं पे छोड़ दो, बताता हूँ वर्ब के बारे में। जो सब्जेक्ट था वो कहाँ जाएगा, लास्ट में, ये रहा सब्जेक्ट। फिर मैंने इधर बताया कि ऑब्जेक्ट जो है बच्चे ये काम करेगा सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट है वो काम करेगा ऑब्जेक्ट का। यही बात तो मैंने सिखाया था। उसके बाद मैंने बताया था कि वर्ब कभी अकेला नहीं आएगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है। अब बीइंग क्यों लगा ये तो मैं बताऊंगा अगले स्लाइड पे। और यहाँ पे देखो मैंने बोला हमेशा भी3 लगेगा, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रिटेन लगा हुआ है राइटिंग का। तो सबूत भी मैंने दे दिया, फॉर्मूला भी दे दिया। लेकिन सर ये सारी बातें तो आम बात है, मेरे को सीखना है ये वाला, और सही भी बात है, आपको सिर्फ यही सीखना है। क्योंकि ये और ये तो बच्चा भी प्लेस कर लेता है कि जो सीधा होता है उसको इस तरीके से एक्सचेंज कर देना है, वाइस वर्सा। ठीक है, अब मैंने ऐसे किया तो मुझे कुछ सीन याद आ गया। वो हम लोग बचपन में ना एक देखते थे शक्तिमान, उसमें तमराज किलविस हुआ करता था, तो ऐसे ही करता था, अंधेरा कायम रहे। ठीक है, तो चलो उजाला फैलाते हैं हम लोग और सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। आ जाओ बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, मिटा दूं, ये रहा वो स्लाइड। जैसे अब इसमें जो सब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि सर ऑब्जेक्ट कैसे छाटेंगे। तो ऑब्जेक्ट की बातें मैं क्यों कर रहा हूँ ये बात मैं बता देता हूँ। आज से लगभग 2 महीना पहले या 1 महीना पहले जब मैंने ग्रामर शुरू किया था, मैंने एक लाइन यूज़ किया था कि ऑब्जेक्ट के बिना पेसिव जैसा कोई चैप्टर बनेगा ही नहीं। वॉइस के 2 अलग अलग स्लाइड हैं। एक्टिव तो किसी भी तरीके से हो सकता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो पेसिव नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट का इतना वेटेज है सर, एक चैप्टर का वजूद मेंटेन कर सकता है ऑब्जेक्ट। तो आइए, ऑब्जेक्ट मैंने बहुत पहले बताया था, फिर से एक बार बताता हूँ ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बच्चे ऑब्जेक्ट के 2 टाइप होते हैं। ऑब्जेक्ट के 2 टाइप होते हैं, एक वर्ब प्लस नाउन और एक प्रेपोजिशन प्लस नाउन। अगर वर्ब प्लस नाउन है उसको वर्ब का ऑब्जेक्ट कहेंगे, प्रेपोजिशन प्लस नाउन है उसको प्रेपो का ऑब्जेक्ट कहेंगे। इतना याद रहेगा, वर्ब प्लस नाउन वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रेपो प्लस नाउन प्रेपो का ऑब्जेक्ट। अब इसमें जो मुद्दे की बात है, सर आपने यहाँ पे इसको यूजफुल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको आपने यूजलेस लिखा हुआ है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेपोजिशन प्लस नाउन का पेसिव नॉट पॉसिबल, इसका पेसिव नहीं बनता है, इसका पेसिव नहीं बन सकता है। लेकिन मैंने इसको यूजफुल इसलिए बताया क्योंकि इसका पेसिव क्या है, पॉसिबल है। तो जिसका पेसिव पॉसिबल है वो ऑब्जेक्ट मेरे लिए यूजफुल है, और जिसका पेसिव पॉसिबल नहीं है वो मेरे लिए यूजलेस है। गॉट माय पॉइंट? अगर मेरी बात आपके कान में चला गया, समझ में आ गया, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्योंकि समय का वहाँ इतना प्रेशर होता है, आपको जाना पहचाना चीज़ भी नया नया सा फील होता है। तो इसके पीछे भी कुछ रीज़न है जो मैं आपको बताता हूँ। एक ट्रिक जो बहुत ही शानदार है, क्योंकि जो यूज़फुल है उसी से ना मुझे काम है। यूजलेस से क्या काम, यूजलेस से कोई काम नहीं मुझे काम सिर्फ इससे है, यूज़फुल से। तो बच्चे जिस भी सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई मुझे मिल जाए, जिस भी सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई अगर दे दे, तो समझ जाना कि उस सेंटेंस में हमेशा से आपका एक ऑब्जेक्ट मौजूद होगा और उस सेंटेंस का पेसिव फॉर्म फिर आप बना सकते हो। अगर किसी भी सेंटेंस में व्हाट और हुम का रिप्लाई मुझे मिल जाए, वी ईजिली ट्रांसफर दो सेंटेंसेस इनटू पेसिव। हम लोग ईजिली उस सेंटेंसेस को ट्रांसफर कर सकते हैं पेसिव में। अंडरस्टूड माय पॉइंट? क्या क्या मैंने बताया? मैंने आपको बताया कि जिस भी सेंटेंस में आपके पास व्हाट और हुम का रिप्लाई मिल जाए, वो सेंटेंस हमेशा आपका पेसिव के तरफ जा सकता है, पेसिव में ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन जिस सेंटेंस में आपको प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिल जाए, व्हाट और हुम का आंसर वहां नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए मैं कुछ क्वेश्चन से ही आपको समझा देता हूं बच्चे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम इट्स एन एप्पल, तो सर यहाँ ऑब्जेक्ट है कि नहीं?
यहाँ पर भी नाउन है, यहाँ पर भी लंदन नाउन है। तो दोनों जगह पर फ़र्क ये है बच्चे कि राम इट्स व्हाट, तो ये मुझे व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, और जो मुझे व्हाट का रिप्लाई करता है वो यूज़फुल होता है। यूज़फुल का पेसिव पॉसिबल हो सकता है। इसी वास्ते मैंने इसका पेसिव बना करके भी दिखा दिया है। एन एप्पल इज़ इटेन बाय राम। अब इज क्यों हुआ ये तो मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ, क्योंकि वही है मेरा सबसे बड़ा मुद्दा। लेकिन उससे पहले ये सारे कम भी नहीं है। राम इज़ गोइंग टू लंदन, राम इज़ गोइंग व्हाट, राम इज़ गोइंग होम, किसी का आंसर नहीं मिल रहा है। राम इज़ गोइंग वेयर, तो क्या मैंने वेयर लिखा था? वेयर कभी ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो ऐसे सेंटेंसेस का कभी भी देखो हाइपोथेटिकल आंसर में दे सकता था, इसका उल्टा पलटा करके कोई ना कोई आंसर बना ही देता, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस के कभी भी आपके पेसिव स्ट्रक्चर नहीं बन सकते बच्चे। इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसका पेसिव पॉसिबल नहीं है, पेसिव नॉट पॉसिबल, पेसिव नॉट पॉसिबल, इसका पेसिव जो है वो पॉसिबल नहीं। गॉट माय पॉइंट? और अगर ये बातें आपको समझ में आ गई तो अब बारी है मुद्दे की बात करने की। मतलब अभी तक बेतुका नहीं कर रहा था, यूज़फुल बातें ही कर रहे थे, लेकिन कुछ सीखना तो पड़ेगा ना। आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सीख लिया, मुद्दे की बात है सर वर्ब क्या होता है, कैसे चेंज करते हैं ये मुझे बताइए आप। तो चलो वर्ब चेंज करना सिखाता हूँ बच्चे। आइए वर्ब चेंज करना सिखाता हूँ, क्योंकि यू नो वन थिंग, व्हेन आई वाज preparing for competitive exams, I'm talking about 2013. So one of our teacher told me that इस रूल का नाम होता है बॉडीगार्ड रूल। अगर ये रूल नहीं ना तो वॉइस को प्रोटेक्ट कोई नहीं कर सकता। तो उस वक्त बड़ा फ़नी लगता था, बट जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो क्योंकि मैंने लगभग 2016 से पढ़ाना शुरू कर ही दिया था, तो उस वक्त से ये बातें मुझे प्रैक्टिकली समझ में आ गई कि इसका जो मतलब है वाकई बॉडीगार्ड है, यही प्रोटेक्ट करता है वॉइस को। ये नहीं रहेगा ना तो क्वेश्चन बनाना बहुत दिक्कत हो जाएगा मेरे लिए। तो आइए बाबू दिखाता हूँ। कुल मिला के 8 रूल दिख रहे हैं, ऐसे फिंगर टिप्स में याद कर लूँ, ऐसे पूछूँ तो यूँ रिप्लाई आना चाहिए। हलवा है हलवा, इस हलवा को आराम से धीरे धीरे खाना, दवाई के जैसा एक ही बार में बटोर के नहीं सर सब कुछ याद हो जाए, नहीं, धीरे धीरे याद करना बच्चे। चल देखो, तो एक तरफ मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस और एक तरफ लिखा है मैंने पेसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस में क्या फ़र्क है आइए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, इसका फ़र्क ये है, फ़र्क नहीं है कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 V5 रहे तो इसका जो कन्वर्जन है वो इज़ MR प्लस V3 में करते हैं। एक बात और याद रखना, शायद पहले बता देना चाहिए था, एक्टिव से पेसिव जाना मतलब समय बदलना नहीं होता। एक्टिव से पेसिव जाना समय बदलना नहीं होता, बस मुझे बोलने का एक नया अंदाज मिल जाता है, एक नया स्टाइल मिल जाता है पेसिव में। समय नहीं बदलोगे। मेनी पीपल आस्क मी सर शुड आई चेंज V1 V5 इनटू V2, क्या V1 V5 को V2 में चेंज कर सकता हूँ? मेरा सीधा सीधा आंसर है नो, कभी भी नहीं चेंज करना। समय बदलना नहीं ना, समय वही रहेगा। अगर मैंने एक्टिव में प्रेजेंट यूज़ किया है तो पेसिव में भी प्रेजेंट रहेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अगर V1 V5 रहेगा तो कन्वर्जन मैंने क्या बोला, प्रेजेंट टेंस है तो इज MR प्लस V3। V3 नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने साफ साफ बता दिया है पेसिव मतलब क्या, पेसिव माने V3, ठीक है? चलो, तो यही स्ट्रक्चर है, V1 V5 इज MR V3। इज MR अगर इधर आ जाए एक्टिव में तो आइए बाबू, अगर ING दिख जाए, अगर ING दिख जाए तो याद रखना वो तो सिमिलर का सिमिलर ही रहेगा, वो तो सिमिलर का सिमिलर ही रहेगा, लेकिन एक नया चीज़ ऐड हो जाता है, बीइंग। क्या लग जाता है? बीइंग। वन शॉर्ट सॉल्यूशन। एक्टिव अगर बिफोर से है तो पेसिव, पेसिव क्या होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, बीइंग के साथ ढूंढते हैं। जब मैं मॉक सॉल्व करवाता हूँ ना, सबसे पहला यही सोचता हूँ कि बीइंग कहाँ कहाँ पर है, नहीं तो फिर पूरा एनालिसिस करेंगे
और हालांकि 50% देखते देखते आंसर मिल जाता है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। सिमिलरली अगर हैज़ V3 हो, हैड प्लस V3 हो, तो बच्चे होगा तो यही, बस क्या करना है, बीन लगा देना है। मतलब ट्रिक क्या मिला कि अगर V3 एक्टिव में हो तो पैसिव में क्या ढूंढेंगे, बीन ढूंढेंगे। तो कितना कंप्लीट हो गया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अगर V2 आ जाए, वॉज वन प्लस V3 ढूंढना। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब 13 होता है बच्चा, कितना होता है, 13। अगर कोई एग्जाम्पल बताऊँ तो जैसे मैंने बोला विल, अगर इधर विल है तो इधर हो जाएगा विल बी, V3 तो रहेगा ही रहेगा। अगर इधर कैन है, इधर क्या हो जाएगा, कैन बी प्लस V3, यहाँ पे कर लो V3। तो यही मॉडल वर्ब है। सारे मॉडल वर्ब 13 के 13 मॉडल वर्ब के बाद हमेशा आपको बी प्लस V3 ही दिखेगा। एक आखिरी पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि अगर 2 प्लस V1 आ जाए तो उसको 2B प्लस V3 करना। तो ये तो मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये तो चैप्टर का एक नया स्लाइड ही है, तो मैं आई थिंक अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊंगा। तो फिलहाल मैंने लिख दिया है कि 2 को 2B प्लस V3 में चेंज करोगे। तो ये है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट वॉइस। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके एक अच्छा नोट्स इसका फ्रेम कर लो बाबू। और अगर हाँ तो चलिए, अब ऐसे लिख करके तो छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। अभी मैं आपको बताऊंगा बच्चे इसका MCQs। तो कुछ MCQs मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आई होप ये सारे MCQs आप सबको दिख रहे हैं, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा सा छोटा रह गया इसमें, तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे तरीके से आपको दिखे। हाँ, दिख तो रहा है, इसका मतलब है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो आप लोग एक बार नज़र दौड़ा, क्योंकि रूल तो अभी मैंने सारा आपके साथ शेयर कर ही लिया है। चल, तो मैं क्या करता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ये क्या है और कैसे इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है बच्चे, देखो, तो द सर्वेंट हैज़ ब्रोकन द मिरर। द सर्वेंट हैज़ ब्रोकन द मिरर। हैज़ है, मैंने क्या बोला था, बीन लगाना है। तो ऑब्जेक्ट को बाहर करो, क्योंकि ये एस वी ओ है, मुझे ओ वी एस चाहिए, तो क्या हो जाएगा, द मिरर हैज़ है, सिंगुलर है तो हैज़ ही रहेगा। बीन क्या हो जाएगा, ब्रोकन का ब्रोकन हो जाएगा, किसके द्वारा, बाय द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट, बाय द सर्वेंट। ओके, मैं आंसर लिख के नहीं आता हूँ, मैं आपके साथ ही आंसर लिखूंगा, टेंशन ना लो। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूँ। दे ईट्स ऑल द स्वीट्स। ऑल द स्वीट्स को बाहर करो, ऑल द स्वीट्स बाहर हो गया। अब आप सभी को पता है ईट्स मेरा V5 है, V5 मेरा इज़ एम आर के साथ लगता है। स्वीट्स यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आर। ऑल द स्वीट्स आर, ऑल द स्वीट्स आर, ईट का V3 चाहिए, ईटेन। ऑल द स्वीट्स आर ईटेन बाय देम, क्या हो जाएगा, बाय देम। पम्मी इज राइटिंग अ लव लेटर। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, अ लव लेटर। अ लव लेटर बाहर कर दो, अ लव लेटर बाहर हो गया। इज राइटिंग है, मैंने बोला था भी ING रहेगा तो बीइंग लगा देना। अ लव लेटर इज बीइंग रिटन बाय पम्मी, बाय पम्मी। अगला क्वेश्चन है कि राहुल किल्ड अ टाइगर। तो अ टाइगर को बाहर करो, क्योंकि मैंने बता रखा है ऑब्जेक्ट बाहर आएगा। किल्ड V2 है, सिंगुलर है तो वॉज हो जाएगा। अ टाइगर वॉज, अब किल्ड का V3 किल्ड ही होता है बाय राहुल। उसके बाद है द हिस्टोरियन हैड फाउंड अ ट्रेजर। तो अ ट्रेजर हैड है, हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन फाउंड किसके द्वारा, बाय द हिस्टोरियन, बाय द हिस्टोरियन। द ड्राइवर वॉज ब्लोइंग द हॉर्न। तो द हॉर्न यहाँ बाहर हो जाएगा, वॉज बीइंग ब्लोन, ब्लोन किसके द्वारा, बाय द ड्राइवर,
बाय द ड्राइवर, ये हो गया। पम्मी विल राइट अ लेटर, तो इसको आप बाहर करो, अ लेटर को, अ लेटर विल है तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल बी, अ लेटर विल बी रिटेन, अ लेटर विल बी रिटेन बाय, किसके द्वारा, बाय पम्मी, बाय पम्मी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आपको समझाना था। तो आई गेस आपने बेहतरीन तरीके से इसको समझा। ओ शिट, ओ भाई अब तो अंडू होगा ही नहीं, आहा। शिट, चलो कोई नहीं, आप लोग पीछे कर लेना थोड़ा सा वीडियोस को, जहाँ तक मैंने लिखा था पॉज करके लिख लेना, ये घर से खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो अब ये था मेरे तरफ से डे 1 बेसिक, और एक रूल चेंजेस इन वर्ब्स कैसे होता है ये सब मैंने बता दिया। अब हम लोग एक्स्ट्रा रूल्स पढ़ेंगे इन अपकमिंग वीडियोस, मैक्स टू मैक्स 4, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते फिर अगले क्लास में। टिल देन जय हिंद।